हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं एलसीआर सर्किट मतलब सीरीज एलसीआर सर्किट, देन उसके न्यूमेरिकल। अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रेजोनेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट। सबसे इंपॉर्टेंट मान लो आप पूरे एसी चैप्टर में इस चीज को कि रेजोनेंस ऑफ एसी सर्किट, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। केमिस्ट्री में भी रेजोनेंस पढ़ चुके हो आप। वहां पर क्या होता है कि बॉन्ड की स्टेबिलिटी जब बढ़ती है हम बोलते हैं कि रेजोनेंस के थ्रू बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ी है। कोटा में एक कोचिंग है रेजोनेंस करके, उसका कंसेप्ट ये था कि जब टीचर अपनी पूरी कैपेसिटी से पढ़ाएगा, बच्चे पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक रेजोनेंस होगा, मतलब मैक्सिमम डिलीवरी होगी, मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे, जितना बेस्ट आ सकता है वैसा आएगा। वैसा ही यहां पर एक सर्किट होता है कि ये आपको मैक्सिमम आउटपुट दे रहा होगा। मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि कोई सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है? पहली चीज देंगे कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, दूसरा दे देंगे कि मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड हो रही है, तीसरा आपको दे सकते हैं कि इस सर्किट का पावर फैक्टर 1 हो रहा है, नेक्स्ट दे सकते हैं कि करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, या आपको दे सकते हैं कि कैपेसिटर पे जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इंडक्टर पे आ रहा है। कितनी सारी मैंने चीजें बता दी। इनको देखते हुए आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। वापस से सुनो क्या क्या होगा। मैक्सिमम करंट हो सकती है, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड हो सकती है, पावर फैक्टर 1 हो सकता है, फेज डिफरेंस 0 हो सकता है, टेन फाई की वैल्यू भी 0 हो सकती है। उसके अलावा दोनों पे वोल्टेज इक्वल हो सकता है और इससे बिल्कुल अलग, मतलब जो वोल्टेज आप यहां अप्लाई कर रहे हो वो तो आपको यहां दिखेगा। जैसे मान लो आप यहां 30 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो पूरा का पूरा 30 वोल्ट यहां दिखेगा, और हो सकता है इन पर 200 वोल्ट हो। ये चीज मैं पिछले टर्न पे क्लियर करा चुका हूं कि जो नेट वोल्टेज है इसको सीधा जोड़ के नहीं आता, वो आता है रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। तो एक चीज आपको दिमाग में क्लिक करनी चाहिए रेजोनेंस का आते ही कि इन दोनों का वोल्टेज काफी ज्यादा होगा लेकिन इक्वल होगा, और इसका वोल्टेज इसके बराबर होगा। चलो समझते हैं हो क्या रहा है। देखो इस सर्किट में सबसे पहले, जैसे किसी भी एसी सर्किट में जब रेजिस्टेंस के अलावा और भी एलिमेंट लगते हैं तो वहां पर आप I इज इक्वल टू यानी कि करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ना लिख के क्या लिखते हो? इंपेडेंस। क्या लिखते हैं? इंपेडेंस। मतलब रेजोनेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें मैक्सिमम करंट मिल रही होती है, और ये हमेशा नहीं होता। तो कब होता है उसी को हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर I इज इक्वल टू ई बाय जेड हमें करना है। अब मैं बोल रहा हूं कि करंट मुझे मैक्सिमम चाहिए। जब करंट मुझे मैक्सिमम चाहिए तो E अपॉन जेड को क्या करना पड़ेगा? मुझे मिनिमम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, जेड मिनिमम करना पड़ेगा। तो जेड एक्चुअली में क्या होता है? जेड होता है इन तीनों का रिएक्टेंस। जैसे इसका रिएक्टेंस तो आर होता है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है एक्सी, और इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है एक्सएल। इन तीनों के रिएक्टेंस से मिलकर जेड बनता है, और वो जेड ऐसे बनता है जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। कैसे आया ये इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है, इस डायरेक्शन में बनता है एक्सएल, और इस डायरेक्शन में बनता है एक्सी। वहां से आया। ये पूरे डिटेल वीडियोस में करवा चुका हूं, उसी को आप देख लेना। पिछले वीडियोस होंगे, बार बार करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर हमने देखा कि आई मैक्स इज इक्वल टू ई अपॉन, यहां पर z जो है, देखो अगर मैं अभी भी क्या लिखूं, एक बार को मैं अभी भी लिखता हूं इसको, यहां पे इसको हटाता हूं, यहां लिखते हैं z इक्वल टू ई अपॉन जेड। जेड इज इक्वल टू क्या हो रहा है? z इज इक्वल टू हो रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यहां हो रहा है। अब मुझे क्या करना है? मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम कैसे निकालेंगे? मिनिमम करने के लिए z की वैल्यू मिनिमम करने के लिए ये मिनिमम होना चाहिए पूरा। अब पूरा मिनिमम क्या? रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दें, मतलब सर्किट में छेड़छाड़ कर दें? ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम कर दो, एक्सएल की वैल्यू भी बहुत कम कर दो, एक्सी की वैल्यू भी बहुत कम कर दो तो आई क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो बच्चों वाला आंसर हुआ। यहां पे दिमाग वाला आंसर ये है कि मिनिमम करने के लिए क्या मैं इस टर्म को जीरो कर सकता हूं? ये जो टर्म है जिसमें बीच में माइनस आ रहा है, क्या ये टर्म जीरो की जा सकती है? बिल्कुल जीरो की जा सकती है। तभी की जा सकती है जब एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्ससी। उस कंडीशन में पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो रूट ओवर आर स्क्वायर होगा, और उस केस में आर स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? खुद आर ही हो जाएगा। मतलब सीरीज एलसीआर सर्किट की एक ऐसी कंडीशन जिसमें उसका जो इंपेडेंस है वो कम होते होते इतना हो जाए कम कि वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, और उस कंडीशन में उसमें जो करंट फ्लो होगी वो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। तो यहां पर हम सीखे कि रेजोनेंस कब होगा? सीरीज एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस कब होगा? रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस तब हो सकता है जब एक्सएल इक्वल टू क्या हो? एक्ससी हो।
एक्स एल रिएक्टेंस क्रिएटेड बाय इंडक्टर ओमेगा एल, ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी। एक्स सी रिएक्टेंस क्रिएटेड बाय कैपेसिटर 1 ओमेगा सी। इसको ऐसा कर दूं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एल सी, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, √LC। ये क्या चीज है, ये आई इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर लगा दिया, आर आर, तो 2πfr लिख सकता हूं। तो एफ आर मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये हुई इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फिर हुई नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझो कि किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, उसकी जॉब भी ऐसा लगी कि सुबह जल्दी की है, मैक्सिमम आउटपुट करके देगा। किसी को रात को जगने की आदत है, उसको दिन की जॉब मिल गई, सुबह की जॉब मिल गई, तो अच्छा काम करके नहीं देगा। वैसा ही है कि इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने निकाली, अगर आप इनपुट भी इसको उसी फ्रीक्वेंसी का दे दो जो इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों के बीच में रेजोनेंस होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच खाएगी और मैक्सिमम पावर मिलेगी। मतलब जब ये सर्किट अप जा रहा होगा तभी वो इनपुट भी अप जा रहा होगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, और जब ये डाउन जा रहा होगा तो इनपुट भी डाउन जा रहा होगा और मिनिमम मिलेगा। तो मतलब मैक्सिमम आपको आउटपुट मिलता चलेगा। ध्यान क्या रखना है कि जो इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, जो हम ऐसे निकालेंगे XL इज इक्वल टू XC करके, इनपुट फ्रीक्वेंसी भी आपको उतनी देनी है। सही है, ठीक है। अब देखो क्या है कि क्योंकि तीनों सीरीज में, मैं आपको जैसे बता रहा था कि वोल्टेज इक्वल होगा, तीनों सीरीज में करंट सेम होगी, तो अगर मैं दोनों साइड आई का मल्टीप्लाई करूं, मान लो सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही है, तो I इंटू XL क्या होगा, VL, V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो VL इक्वल्स टू VC होगा। यहां से मैं बार बार बोल रहा था कि दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों का वोल्टेज इक्वल तो है लेकिन अपोजिट फेज में है, ये VR और ये VC, तो कट जाएगा एक दूसरे का वोल्टेज। ठीक है, एक और चीज मैंने बोली थी कि जो पावर फैक्टर है 1 हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है cos phi, cos phi हो जाएगा 1। cos phi तभी 1 हो सकता है जब phi क्या हो, 0 डिग्री, phi 0 डिग्री हो तभी 1 होगा, मतलब इनका phi क्या होगा, 0 डिग्री। चलो phi देखते हैं कैसे। देखो मैंने क्या बोला कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें XL इक्वल्स टू XC हो जाए, XL इक्वल्स टू XC हो जाए, ना तो XL ज्यादा हो ना XC ज्यादा हो। अगर XL ज्यादा होगा XC से तो ग्राफ ऊपर बन जाएगा और कुछ एंगल आ जाएगा। अगर XC ज्यादा हो गया R से तो ग्राफ नीचे बन जाएगा और कुछ एंगल आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही बराबर हो गए तो एक दूसरे को कट कर देंगे ना। XL इज इक्वल टू अगर XC हो गया, ये हो गया XL इज इक्वल टू XC, तो क्या कोई ऊपर या नीचे बनेगा ग्राफ? एंगल कितना हो गया, करंट और R के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया काम। या दूसरा तरीका समझो, पावर फैक्टर cos phi इक्वल्स टू होता है R/Z। यहां पर हमने खुद बोला कि रेजोनेंस में Z मिनिमम हो जाता है और उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, R के ही इक्वल हो जाती है, तो R/R 1, तो cos phi 1 आ गया, तो phi इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। phi इक्वल्स टू 0 डिग्री मतलब tan phi इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, क्योंकि tan 0 कितना होता है, 0 होता है। चलो एक और चीज बताऊं यहां से आपको, मैं सारे वो तरीके बता रहा हूं जिससे आपको पता लगे कि ये रेजोनेंस हो रहा है, वरना एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता। तो tan phi 0 आ रहा है, tan phi की वैल्यू क्या होती है, tan phi की दो वैल्यू हो सकती है, XL माइनस XC अपॉन R, ये भी tan phi होता है, और XC माइनस XL बाय R भी क्या होता है, tan phi होता है। tan phi कितना आ रहा है, 0, तो XL माइनस XC अपॉन R कितना आ रहा है, 0, ये उधर गया, तो XL इज इक्वल टू क्या आ गया, XC, यहां से भी फाइंड हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया रेजोनेंस कब हो सकता है किसी सीरीज LCR सर्किट का, तो ये दो कंडीशंस है जब रेजोनेंस हो सकता है। जब XL इज इक्वल टू XC हो, मतलब रिएक्टेंस क्रिएटेड बाय इंडक्टर इज इक्वल टू रिएक्टेंस क्रिएटेड बाय कैपेसिटर, या फिर वोल्टेज ऑन इंडक्टर इक्वल्स टू वोल्टेज ऑन कैपेसिटर, या फिर क्या हो सकता है जब आप फ्रीक्वेंसी जो इंसर्ट कर रहे हो, जब या फ्रीक्वेंसी जो दे रहे हो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इन सारी कंडीशंस में रेजोनेंस हो रहा होगा। तो यहां पर जब भी आप करंट निकालोगे तो इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, Z निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको पता लग जाए कि कोई रेजोनेंस में हो रहा है, किसी LCR सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, तो I जो निकलेगी वो मैक्सिमम निकलेगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ R का डिवाइड लगेगा, ना कि कुछ और। जैसे एक क्वेश्चन है LCR सर्किट का, तो दिख ही जाएगा कि LCR है, जिसमें XL इज इक्वल टू 4 ओम, XC इज इक्वल टू 4 ओम, R इक्वल्स टू 45 ओम दे रखा है।
यहां पर आपको सर्किट की करंट निकालनी है। तो जैसे आपने देखा कि XL इज इक्वल टू XC है, XL इक्वल्स टू XC है, आपने सीधा लिखा कि ये तो किस में है, रेजोनेंस में है। और रेजोनेंस में I जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि Z जो है वो मिनिमम हो जाता है, और मिनिमम होके किसके इक्वल हो जाता है, R के ही इक्वल हो जाता है। तो I जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। EMF कितना है 90 और रेजिस्टेंस कितना है 45, तो 2 एम्पियर आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है LCR सर्किट का, इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। XC नहीं दिया, XL नहीं दिया, वरना ओम ओम लिखा होता। यहां पर ओमेगा आर आपसे पूछा है, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट विच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन में पूछा है। उसके बाद इंपेडेंस, तो हमें पता है रेजोनेंस जब होगा तो इंपेडेंस आर के इक्वल होगा। करंट एट रेजोनेंस, वो मैक्सिमम करंट होगी, उसमें हम आर का डिवाइड देंगे, मतलब इंपेडेंस का डिवाइड देंगे। और आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब वीएल आपको, वीसी आपको निकालना है, तो वीसी इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्ससी होगा। ये सारा एक बार हमारे दिमाग में ब्लूप्रिंट बन गया। चलो, आपसे पूछा जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट विच ड्राइव द सर्किट, तो वो होगा एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी पे, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा ना कि फ्रीक्वेंसी, तो वो होगा ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। एल की वैल्यू दी हुई है आपको आसानी से, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√5 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻6। अब ये -6 से रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3, ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, इसको मैं यहां से चेंज करके ऊपर लिख रहा हूं 10⁻3, सही है। उसके बाद ये हो गया 5 इंटू 8 40 और 400 मतलब 4 इंटू 100, 100 का रूट 10 और 4 का, तो मतलब कितना हो गया यहाँ पर 20, ये हो गया 20। तो और ये ऊपर कितना है 1000, ये गया तो कितना आया 50 रेडियन पर सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी एफ पूछा जाता तो हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स आता, तो ये 50 रेडियन पर सेकंड आ गया जिसपे सर्किट ड्राइव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है आपसे, इंपेडेंस, तो इंपेडेंस बहुत आसान है निकालना। जब रेजोनेंस होगा तो Z मिनिमम होगा, जो होगा R के, और R कितना दे रखा है 40 ओम, तो यही आ गया हमारा इंपेडेंस। थर्ड चीज पूछी है करंट एट रेजोनेंस, तो I मैक्सिमम होती है रेजोनेंस पे, जो होती है E/Z मिनिमम इक्वल्स टू E/R इक्वल्स टू EMF कितना है 240 अपॉन R 40 मतलब 6 एम्पियर। ठीक है भाई, डन है मामला यहां तक। तो उसके बाद क्या बोला, आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब VRMS, मतलब जो VC निकालना है RMS निकालना है, तो वो होगा IRMS इंटू XC। अब मुझे एक चीज बताओ आप, कि जब कुछ भी नहीं बोला जाता, जैसे यहां पर 240 वोल्ट बोला हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो ये कौन सा वोल्टेज है RMS। तो जो करंट इससे सारी निकल के आई है वो भी क्या आ रही है RMS, मतलब ये जो आई है 6 एम्पियर, ये खुद कैसी है IRMS ही है, कंफ्यूज नहीं होना। EMF कुछ भी नहीं बोला, RMS, तो करंट भी IRMS। अब XC निकालना, तो XC कैसे निकाले, XC इज इक्वल टू 1/ω/C होता है, ठीक है। वैल्यू डालता हूं, IRMS कितना है 6, 1/ω, ओमेगा कितना है 50, C कितना है अगेन 80 इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻+6 ऊपर हो गया, ठीक है। यहां पर अब वैल्यू जो आएगी टेढ़ी मेढ़ी आ सकती है, इसको मैं काटूं 2 3 जा 6 240, तो कितना हो गया ये यहां पर, ये हो गया ऊपर बन जाएगा भाई 20 है ना, नीचे 20 है, ऊपर 10⁻6 है, तो 10⁻4 बचेगा। तो मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 इंटू 10⁻4 ऐसा अपॉन 50 इंटू 4, सॉरी 5 इंटू 4, 2 जीरो से काट दिया ना, ठीक है। अब क्या करूं, इसको 20 से उड़ा दूं, ये उड़ा दिया, ये हो गया 25, तो 25 इंटू 2 50 इंटू 10 500 इंटू 3 1500 वोल्ट। समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करता हूं। जो लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं उनको लगेगा ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहले भी कराया था, जब मैंने रेजोनेंस नहीं पढ़ाया था, उससे पहले मैंने न्यूमेरिकल का वीडियो डाला था LCR सर्किट के, उसमें करा चुका हूं। लेकिन देखो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, यहां पर आपको L, C और R की तो वैल्यू दी ही हुई है, मतलब XL और XC की वैल्यू नहीं दी हुई। यहां पर क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर दैट वुड मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी। पावर फैक्टर मतलब cos फाई कितना हो जाए 1, मतलब फाई कितना हो जाए 0 डिग्री, मतलब करंट और वोल्टेज में कोई डिफरेंस रहे ही ना, दोनों एक ही पाथ पे चले। जबकि यहां तो L और C दोनों ही है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब क्या हो, रेजोनेंस हो।
मतलब अभी क्या रेजोनेंस नहीं हो रहा क्या? कैसे चेक करते हैं रेजोनेंस का? रेजोनेंस का चेक करते हैं एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल, चेक करके देखते हैं क्या कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रही है क्या। देखो एक्सएल कितना आ रहा है, अच्छा ओमेगा फ्रीक्वेंसी तो दिया ही नहीं है, रुको एक मिनट, यहां दी है v इक्वल्स टू वी नॉट साइन 1000 टी, ये दिया है आपको, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है। अब ओमेगा तो आपको पता लग गया, साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है 1000 हो गया रेडियन पर सेकेंड। तो अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या क्या आ रही है। एक्सएल इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 1000, एल कितना है 10 टू पावर माइनस 1, 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 1 कितना आ गया 100 ओम, ठीक है। एक्स सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 1000, सी कितना है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ऊपर जाएगा 10 टू पावर 6 अपॉन ये कितना हो रहा है 1000, तो एक्स सी कितना आया, ये 0 से 0 गया 1000 बाय 2 500 ओम, ये आ गया। आप खुद ही देख लो ना एक्सएल और एक्सी इक्वल कहां आ रहे हैं, एक्सएल आ रहा है 100 और एक्सी आ रहा है 500। अब या तो मैं एक्सएल को बढ़ाऊं या एक्ससी को कम करूं, ठीक है, एक्ससी को या तो कम करूं या एक्सएल को बढ़ाऊं। यहां पर आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर दैट वुड मेक पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी, मतलब मुझे एक्ससी में चेंज करना पड़ेगा, एक्सएल को मैं छेड़ नहीं सकता, ऐसा बोला नहीं है। यहां पर आपको बोलते हैं इंडक्टर के साथ कुछ करो तो हम एक्सएल को छेड़ते, लेकिन यहाँ एक्ससी के साथ करना है, मतलब मुझे एक्ससी की वैल्यू को 500 से घटा के 100 पे लेके जानी है, तभी एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा एक्ससी होगा। अब कैपेसिटर की वैल्यू घटाने के लिए बहुत सारी चीजें की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर एडिशनल कैपेसिटर की बात कही है, मतलब हमें एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाना है। अब मुझे ये बताओ कि जब कैपेसिटर को दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में, किस तरीके से लगाएं, सीरीज में और पैरेलल में। कब कैपेसिटेंस बढ़ता है, यहां पर हमें कैपेसिटेंस को घटाना है कि बढ़ाना है, देखो उसको मैं समझाता हूं। ये मत देख लेना कि एक्सी को घटाना है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घटाना, नहीं, सोच समझ के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्ससी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, अगर मुझे एक्ससी की वैल्यू घटानी है तो ओमेगा तो चलो ठीक है कांस्टेंट है 1000, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी है तब एक्सी की वैल्यू घटेगी, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू सीरीज में, सी सीरीज में घटती है और पैरेलल में बढ़ती है कैपेसिटेंस की वैल्यू। अगर दो कैपेसिटेंस है सी और सीरीज में लगा दिया तो C/2, जबकि पैरेलल में लगा दिया तो 2C, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल C1 प्लस C2 होती है, जबकि यहां पर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होती है। ऐसा ही होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट है, ये रेजिस्टेंस का अपोजिट है। मतलब यहां हम समझ गए कि अगर एक्सी को डाउन करना है तो सी को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक अलग से कैपेसिटर आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा यहां पर, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, एक अलग से कैपेसिटर आपको पैरेलल में इसके लगाना पड़ेगा। मान लो यहां पर एक कैपेसिटर अलग से आपने लगा दिया, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया सी पैरेलल हो गया। यहां पर सी पैरेलल इज इक्वल टू जो एक्स्ट्रा आपने कैपेसिटर लगाया सी प्लस जो गिवन है आपको 2 माइक्रोफैरेड, ये है यहां पर। ऐसा होने के बाद एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। मान लो आपने लगा दिया और उस कंडीशन में एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा रेजोनेंस हो जाएगा भाई, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल्स टू ओमेगा एल होगा ना, तो वहां से ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन रूट एल सी हो गया। और क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है अलग से कैपेसिटर लगाने पे हो रहा है तो सी पैरेलल लिख रहा हूं यहां पर, तभी हो रहा है, अकेले में नहीं होगा, तब तो था ही नहीं कंडीशन, सी पैरेलल पे हो रही है। चलो ओमेगा कितना है भाई, ओमेगा है 1000, स्क्वायर कर दू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 1 अपॉन एल कितना है, एल कितना है भाई 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1, सी पैरेलल, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा हमको, ये कितना हुआ 10 टू पावर 6, ये ऊपर आएगा ये नीचे जाएगा, ये कितना बनेगा Cp इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 10 टू पावर 6 नीचे जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होगा 10 टू पावर प्लस का 5 बनाएगा ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -5 हो गया, सही है। इसको लिख सकता हूं Cp इज इक्वल टू 10 टू पावर -5। फिर हमने देखा कि Cp इज इक्वल टू 10 टू पावर -5 लिखूंगा तो लिखूं कैसे, लेकिन आगे करने में मुझे दिक्कत आ रही है, इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। देखो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि 2 प्लस 2 इंटू 10 टू पावर -1 को अगर ऐड करना हो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना, दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। वैसी बात है कि या तो इसको फिर लिखो पावर हटाओ यहां से
-1 को हटा के 0.2 करो तो 2 + 0.2 2.2 होगा। वैसा ही मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर चेंज। इसमें मैं बताता हूँ कैसे। इसको यहाँ से मिटाता हूँ पहले। इस बोर्ड को पता नहीं क्या हो गया, मिटता ही नहीं है इस पर से। हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूं Cp = C प्लस 2 माइक्रोफेरेड, मतलब 2 × 10⁻⁻6, जबकि यहां तो -5 आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूं, एक आगे ले लूं C, यहां पर C प्लस, अब ये एक पावर आगे लाऊंगा तो 0.2 बनाएगा ना, 0.2 × 10⁻5 ये बनाएगा Cp। और Cp कितना आ रहा है 10⁻5, तो यहां लिख दूं, वहां से निकाला 10⁻5 = C प्लस 0.2 × 10⁻5। इसको इधर भेजू तो C = 10⁻5 माइनस 0.2 × 10⁻5, पावर सेम है इसलिए कर पा रहे हैं, तो 0.8 × 10⁻5 ये आया C। या इसको इधर भेज दूं तो C = 8 माइक्रोफेरेड। ये आया क्या, नया जो कैपेसिटर लगाया है वही आया 8 माइक्रोफेरेड का, ताकि दोनों की कैपेसिटेंस मिला के कितनी हो जाएगी, C पैरेलल कितनी हो जाएगी, 2 तो ऑलरेडी था ही, 8 ये है, टोटल 10 माइक्रोफेरेड हो जाएगी, तब जाके काम हो पाएगा। तो जो आंसर है हमारा वो तो 8 माइक्रोफेरेड है। तो समझ में आया होगा ये वीडियो। ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूंगा, आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।